नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिवर्स पलायन को लेकर ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पहाड़ से पलायन रोकने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की जानकारी गाँव-गाँव तक पहुँचाई जाए ताकि लोगों को बैंकों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर्स पलायन बढ़ा है और लोग गांव लौटकर रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। सरकार होम स्टे, एमएसएमई और स्वरोजगार योजनाओं से युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। हमारे लिए हमेशा एक चुनौती रहा है, लेकिन इन सालों में रिवर्स पलायन बहुत तेजी से हुआ है। लोग अपने अपने गांवों को जुड़ रहे हैं, अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, अपने स्थानों पर रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं और उसमें सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं काम कर रही हैं। चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, हमारी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना हो, पर्यटन की योजनाएं हो, अनेक विभागों एमएसएमई की योजनाएं हो, उन योजनाओं के माध्यम से लोग रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं। जो भी उद्यम वो करना चाहते हैं, हमारे प्रवासी भी बड़ी संख्या में इससे जुड़ रहे हैं। सरकार उनके साथ खड़ी है। उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं कि उनको अपने घरों पर आकर रोजगार करने का जो अवसर देंगे। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सहित जनप्रतिनिधि और दर्जा मंत्री मौजूद रहे। चौपाल में युवाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता और सरकारी योजनाओं के जरिए आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करने के बजाय अपने क्षेत्र में ही उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि स्थानीय संसाधनों और हुनर को रोजगार से जोड़कर नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने युवाओं से योजनाओं का लाभ उठाकर उद्यम शुरू करने की अपील की। माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना के माध्यम से उन महिलाओं को आगे लाने का काम किया है जो वास्तविकता में घर के प्रबंधन से लेकर के आज देश के सबसे बड़े प्रबंधन तक, जो हमारा राष्ट्रपति हैं, वहाँ तक का उनका प्रबंधन हुआ है। नई नई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम हुआ है। आज मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको लॉन्च किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से जहां एक और महिलाओं के सर्वांगीण विकास में ये योजना सहायक होगी, वहीं गांव के जो लखपति दीदी हैं, हमारी छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से अपनी आजीविका को चलाने के लिए महिलाएं प्रयासरत हैं, उनके लिए भी एक मील का पत्थर ये योजना साबित होने वाली है। आने वाले दिनों में इसका जो है महिलाओं को इसका बहुत अच्छे रूप में फ़ायदा देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को चौपाल के रूप में आज पूरे 13 जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है उसके प्रचार प्रसार हेतु भी और उनके महिलाओं के सम्मान के लिए भी आज ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। निश्चित रूप से महिलाएं मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना से जुड़ते हुए, खासकर जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, खासकर वो महिलाएं, खासकर वो पुरुष जो व्यावसायिक सोच रखते हैं और ग्रामीण स्तर के हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर भी होता है। सुनहरा इस योजना के माध्यम से उन्हें जो है कई कार्य जो है उनके बड़े सरलता के साथ में हो जाते हैं। एक ग्रामीण उत्पाद को जो है उसे ग्लोबल करने का भी एक ये रास्ता है। मैं मानती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास बहुत सराहनीय है। जनपद अल्मोड़ा जो है इस दिशा में बहुत सराहनीय काम कर रहा है। 918 से अधिक जो है हमारे लोग जो है वो मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना से जुड़ते हुए आर्थिक सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ चुके हैं। यही महिलाएं हैं जो लखपति दीदी के रूप में भी पूरे प्रदेश में जानी जा रही हैं। निश्चित रूप से जब महिलाएं सशक्त होती है तो समाज सशक्त होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ये प्रयास जो है निश्चित रूप से उड़ान भर रहे हैं। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर जबरदस्ती उनके वोट काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के बाहर धरना दिया गया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांग्रेस को लगता है कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी प्रक्रिया हो रही है। उन्होंने साफ किया कि एसआईआर पूरी तरह चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत हो रही है। सीएम ने कहा कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण फेयर तरीके से हो, इसलिए ये प्रक्रिया जरूरी है और अगर फेक और संदिग्ध वोट कट रहे हैं तो कांग्रेस और अन्य दलों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये एसआईआर पूरे देश के अंदर
एक साल जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत होता है। और कोई देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस वालों को ऐसा लग रहा है कि पहली बार SIR हो रहा है। SIR हमेशा होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो SIR की प्रक्रिया है, वोटर लिस्टों का शुद्धिकरण, वो शुद्धिकरण बिल्कुल फेयर तरीके से हो रहा है। उसमें चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर काम हो रहा है। अब फेक वोट अगर काटे जा रहे हैं, संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है, या जो लोग उन स्थानों पर नहीं रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर उनको परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं दूध में काला है, कहीं ना कहीं उनकी परेशानी का कोई कारण है। कोई जायज़ कारण होगा तो चुनाव आयोग उसका समाधान करेगा। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से होगी और किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं काटा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र लोगों के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे, जबकि अपात्र लोगों को जगह नहीं मिलेगी। तरुण बंसल ने कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया और लोगों से पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने उत्तराखंड में एसआईआर 2026 को लेकर निर्वाचन आयोग के सामने प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए। कांग्रेस का दावा है कि योग्य मतदाताओं के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। पार्टी ने कहा कि कई लोगों को उनके पते पर अनुपस्थित बताया गया, जबकि कुछ युवाओं को मृत घोषित कर दिया गया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि एक ही व्यक्ति बार बार कई नाम हटाने की शिकायत कर रहा है। पार्टी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्यों हम सब लोग अभी इलेक्शन कमीशन के पास आए, हम चाहते थे कि एक मेमोरेंडम दे जो इतनी बड़ी धांधली उत्तराखंड में हो रही है। एसआईआर के नाम पर कितने हमारे जो योग्य मतदाता हैं उनके नाम सूची से काटे जा रहे हैं। गलत ढंग से किसी को कह दिया जाता है ये यहाँ पर है नहीं। यंग लोगों को कह दिया जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई है, एब्सेंट दिखा देना। और आपको हैरानी होगी, आप यू विल बी शॉक कि एक एक आदमी न जाने कितने लोगों की कितनी बार लिस्ट में पकड़ा रहा है कि भाई इसके नाम कटने चाहिए, और जो शिकायत करता है उसका नाम अता पता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है कि वो कौन है। नोटिस कहने के नाम पर दिए जाते हैं लेकिन नोटिस मिलते नहीं है, और जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत बुरी तरह से जिस तरह से ये सरकार चल रही है, और दुख की बात ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपने आप को इससे ऊपर रख रहा, सरकार की गलत नीतियों से क्यों नहीं ऊपर रख रहा है इलेक्शन कमीशन। हमने हमेशा सीखा है इलेक्शन कमीशन का आदर करना। हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में इलेक्शन कमीशन का एक रुतबा होता था, और इलेक्शन कमीशन अगर कहीं कुछ गलत होता था, चाहे कोई सत्ता पक्ष हो चाहे कोई हो, उस गलत काम को नहीं होने देते थे। और हर एक की शिकायत, एक एक नागरिक की शिकायत कि लोकतंत्र में अहमियत है, हर नागरिक के अधिकार की अहमियत है हमारे संविधान के मुताबिक। लेकिन इस संविधान में ना इस सरकार का विश्वास है, ना ही जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनकी धज्जियां उड़ रही हैं, ना इनका विश्वास है। रामनगर के गर्जिया क्षेत्र में बाघ की लगातार सक्रियता से लोगों में दहशत का माहौल है। बीते 2 दिनों में बाघ एक घोड़े और एक गाय का शिकार कर चुका है। इसके बाद उसने एक और गाय पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गाय बच गई। लगातार घटनाओं के बाद कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट हो गया है। क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त बढ़ाने के साथ सड़क किनारे झाड़ियों की कटाई शुरू की गई है। बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। कॉर्बेट प्रशासन ने लोगों से अंधेरा होने के बाद क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही न करने और सतर्क रहने की अपील की है। एक टाइगर जो है वो गर्जिया मंदिर के आसपास दिखाई दे रहा है, तो उसने एक घोड़े को शिकार बनाया और एक अगले दिन गाय को भी बनाया था, और वो लगातार उसकी प्रेजेंस वहाँ पर दिख रही है। तो हमारी टीम बहुत एक्टिव है। रामनगर डिवीज़न के साथ भी हम मिलके इसमें जो है कोऑपरेशन की उम्मीद कर रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमने जो स्टेप्स लिए हैं उसमें है कि हमने कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं, हम वहाँ पर लगातार मुनादी कर रहे हैं,
और हर उस नागरिक से अपील कर रहे हैं कि भाई आप झाड़ी में ना जाएं, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर खतरा हो सकता है, जो दिख नहीं रहा हो या अंधेरा हो, वहाँ अकेले ना जाएं और अननेसेसरी जंगल की तरफ वेंचर ना करें, और उस स्पेशली उस एरिया में जहाँ पर अभी टाइगर का मूवमेंट लगातार दिखाई दे रहा है। द्वारा जो है इसमें रोड साइड में झाड़ी कटान भी किया जा रहा है और लगातार ये कोशिश बनाई जा रही है कि कोई भी और घटना इसमें ना हो। तो लेकिन इसमें केवल हमारे प्रयत्न से नहीं होगा, सब लोगों का इसमें सहयोग चाहिए होगा। तो स्वयं लोग अपनी जिम्मेदारी भी खुद समझें और इसमें खुद सतर्क रहें, तो कोई भी दुर्घटना होने से हम बच सकते हैं। देवभूमि समाचार में वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेले की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। 15 से 23 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित मेले को लेकर मंदिर और मेला समिति तैयारियों में जुटी है। नंदा देवी मंदिर परिसर में मेले के आधिकारिक पोस्टर का विमोचन किया गया। 8 दिनों तक चलने वाले मेले में धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक संध्याएं, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां और विभिन्न प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र रहेंगी। समिति के मुताबिक मेले में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु, कलाकार और पर्यटक पहुंचेंगे। नंदा देवी मेला अल्मोड़ा की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। पोस्टर विमोचन के साथ प्रचार अभियान भी तेज कर दिया गया है। देवी मेला 16 सितंबर को इस मेले का भव्य उद्घाटन मां नंदा देवी मंदिर परिसर में होगा और मेले को देखते हुए 15 सितंबर से मां नंदा देवी मेला 2026 का आगाज इस नगर के समस्त स्कूली छात्र छात्राओं के भव्य झांकी से इस बाजार भ्रमण करते हुए मां नंदा देवी परिसर में पहुंचेंगे, जिससे मेले का आगाज होगा और निरंतर 15 सितंबर से 23 सितंबर तक मां नंदा देवी के ऐतिहासिक प्रांगण में और एडम्स के ऐतिहासिक मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों की प्रतियोगिताएं, महिलाओं की प्रतियोगिताएं और उत्तराखंड के स्टार कलाकार अपनी प्रतिभाएं इस मंच के माध्यम से हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने आ रहे हैं और मुंबई से भी और दिल्ली से भी कलाकार अपनी प्रस्तुतियां इस मंच में देंगे। और नंदा देवी मेले द्वारा इस बार एक सराहनीय कदम कि हमारे नगर की खास प्रजा की जो समस्त ग्रामीण महिलाएं हैं, उन्हें भी इस मंच पर लाने का प्रयास नंदा देवी मंदिर समिति एवं मेला समिति द्वारा किया जा रहा है। और स्थानीय जो हमारे विलुप्त होती हुई संस्कृति है, बैल भगनौल, जो हमारे बुजुर्ग जन इसको इस मंच के माध्यम से करते हैं, उन्हें भी आमंत्रण करके इस वर्ष उन्हें भी इस मंच के माध्यम से बुलाया जा रहा है। धन्यवाद। मसूरी केम्प्टी रोड पर सांझा दरबार के पास लगातार बारिश के बीच लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक मकान और दुकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। घटना के बाद इलाका में हड़कंप मच गया। लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता जा रहा है। मसूरी केम्प्टी रोड पर हुए इस हादसे ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने सड़क और आसपास के इलाकों की सुरक्षा बड़ी चुनौती बन गई है। बारिश के बीच लोगों से संवेदनशील और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में सावधानी बरतने की लगातार अपील की जा रही है। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में पुलिस ने हॉस्टल और पीजी में चेकिंग अभियान चलाया। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीमों ने पढ़ाई की आड़ में हुड़दंग और आपराधिक गतिविधियों में शामिल छात्रों की पहचान के लिए ये कार्रवाई की। पुलिस ने सभी हॉस्टल और पीजी संचालकों को छात्रों का 100% सत्यापन कराने और सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए। छात्रों के लिए रात 10 बजे प्रवेश की समय सीमा तय करने को कहा गया। बाहरी लोगों को सत्यापन के बाद ही प्रवेश देने और आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखने की हिदायत दी गई। नशे या आपराधिक गतिविधि की शिकायत मिलने पर छात्र और संचालक दोनों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई। हरिद्वार रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन में मेंटेनेंस के लिए खड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस के पास करीब 10 फीट लंबा अजगर नजर आने से हड़कंप मच गया। अजगर ट्रेन के कोच के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। कर्मचारियों की नजर समय रहते उस पर पड़ गई और तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। हरिद्वार रेंज की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। इसके बाद उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। समय रहते अजगर का पता चलने से बड़ा खतरा टल गया। अगर वो ट्रेन में घुस जाता तो यात्रियों के बीच दहशत और परेशानी की स्थिति पैदा हो सकती थी। मामला एक अजगर की सूचना का था, जो वंदे भारत ट्रेन यार्ड में जो लगी हुई थी
तो उसमें एक अजगर की सूचना थी, तो तुरंत यहाँ से तत्काल एक टीम बना के आरती पंद्रह के नेतृत्व भेजी गई, जिसे लगभग 2 घंटे का टाइम लगा के रेस्क्यू करके और उसको सुरक्षित स्थान पे छोड़ दिया गया। अभी आप देख रहे होंगे बरसात का सीज़न है, तो ये पूरा हमारा जो हरिद्वार जिला है ये आरक्षित वन और राज्य की सीमा से लगा हुआ है, और इसमें जंगल से जो है सरीसृप वगैरह जो है आबादी वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। लेकिन हमने कई टीमें बना रखी हैं, तो उनके नेतृत्व में जैसी कैसी खबर आती है तो तुरंत उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित उसे वापस उसके स्थान पर छोड़ दिया जाता है। तो मेरी हरिद्वार की जनता से भी अपील है कि अगर कोई सांप या अजगर या मगरमच्छ प्रकार का कोई सरीसृप अगर उनका आबादी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं तो उसको छेड़खानी न करें, खुद उसे रेस्क्यू करने का प्रयास न करें, वन विभाग को सूचित करें और वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुँचकर उसको रेस्क्यू करने का प्रयास करें। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कार सवार युवकों ने दोपहर फायरिंग की, जिसमें साहिल नाम का युवक घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंशुल की तहरीर पर गुरमीत, अमन, रोहित समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने सघन चेकिंग के दौरान नया गांव बैरियर से आरोपी रोहित को गिरफ्तार किया। उसके पास से घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक कॉलेज के पुराने विवाद को लेकर फायरिंग हुई थी और अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस फिलहाल कर रही है। साईं को थाना पटेल नगर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पटेल नगर में जो ITS कॉलेज वाली रोड है वहाँ 2 गुटों में जो है कुछ मारपीट और फायरिंग की घटना हुई है। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर वहाँ पहुँचकर छानबीन की गई। इस बीच जो एक व्यक्ति जिसको कि फायरिंग में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी उसको महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती किया गया, जो अब उसकी हालत जो है खतरे से बाहर है और वो उपचाराधीन है। और अधिक जानकारी करने पर यह पता चला कि जो पीड़ित है वो साहिल नाम का व्यक्ति है। उसका जो है जो दूसरा पक्ष था वो गुरमीत और उसके साथी, उनके द्वारा पहले से ही कुछ वाद विवाद चला आ रहा था। आज भी उन दोनों पक्षों के बीच जो है फ़ोन पर हॉट टॉक्स हुई और इसी बीच गुरमीत अपने साथियों के साथ ITS कॉलेज रोड पर पहुंचा, जहां कि पीड़ित अपने साथियों के साथ मौजूद था। वहां भी दोनों पक्षों में जो है बहसा और गर्मागर्माई हुई। इसी बीच गुरमीत के द्वारा जो है वहाँ फायर किया गया और जब जो अक्यूज्ड है वहाँ से फायर करने के बाद भाग निकले। इस बीच कुछ जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा उनका पीछा किया गया और सेंट जूड चौक पर दोबारा गुरमीत के द्वारा जो एक और फायर किया गया, जो कि साहिल को लग गया। जैसे ही पुलिस सूचना मिली, पुलिस के द्वारा तुरंत समस्त जनपद में नाकेबंदी की गई और बैरियर लगाकर चेकिंग प्रारंभ की गई थी सभी बॉर्डर एरियाज़ पे। इसी के फलस्वरूप पुलिस का जो सघन चेकिंग अभियान है, इसी के दृष्टिगत नयागांव चौकी पर जो है जो स्विफ्ट कार घटना में प्रयुक्त थी, पुलिस के द्वारा उसको रोका गया। जब पुलिस के द्वारा रोकने पर उसमें से कुछ अभियुक्त थे वो जंगल के ओर भाग गए थे और एक अभियुक्त जो है रोहित जिसका नाम था उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त कार जो है वो भी बरामद की गई है और जो शेष अभियुक्त हैं उनके लिए सघन जो हमारा कॉम्बिंग और सर्च अभियान वो जारी है और लगातार जल्दी ही हम उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।